everyone, welcome to our YouTube channel that is Digitalized Learning. Myself Sapna Singh. We are continuing the previous chapter that is the fundamental unit of life जो क्या होती है फ्रेंड्स, सेल। अब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम उसका क्या बना लेते हैं, एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं। तो हमने ये फ्रेमवर्क जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाया है। मतलब हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, दैन हम पढ़ेंगे कि उसकी डिस्कवरी किसने की है। तो ऐसे ही करके हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन जो था वो प्रीवियस वाली वीडियो में कवर कर दिया। तो अब हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ द सेल। नाउ डिस्कवरी ऑफ द सेल में वी आर गोइंग थ्रू दिस फॉलोइंग पॉइंट्स विच इज़ historical background, experiment, cell theory, shape of cell, cell volume and cell number। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि सेल की हिस्ट्री क्या थी, सेल को डिस्कवर किसने किया था और कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इस सेल की थ्योरी और डिस्कवरी को आगे बढ़ाया था। सेल थ्योरी का मतलब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कुछ देखा, फिर उसका एक ओवरऑल कंक्लूजन निकाला कि ये चीज़ें जो हैं हमें सेल के बारे में दिखी हैं, विच केम इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, दिस इज़ नोन एज द सेल थ्योरी होते हैं। सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डीप। नाउ फ्रेंड्स, अब आप पूछोगे कि प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है, तो हेयर इज़ दी प्रोटोप्लाज्म। नाउ फ्रेंड्स, जो हम पढ़ रहे थे सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन को भी हम अलग अलग लाइक एनिमल और प्लांट के रिस्पेक्ट में हम उसे अलग अलग बोलते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल वॉल भी कहते हैं। तो हम सेल वॉल किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे, तो हम सेल वॉल बोलते हैं प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में, और एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे उसे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है विच इज़ ऑल दी लिविंग मैटर इन अ सेल। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो चारों तरफ है, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, हमें क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को हम लिक्विड सराउंडिंग द न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इन दोनों को कलेक्टिवली मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिला के हम क्या कह देंगे, प्रोटोप्लाज्म, जो कि लिविंग मैटर होता है सेल का। लिविंग मैटर क्या होता है, अब आप ये पूछोगे, तो लिविंग मैटर क्या होता है, जो कि एक्टिविटी करता है और हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। सबको हमने कलेक्टिवली क्या बोल दिया, प्रोटोप्लाज्म। हमने प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म के ओवरऑल सिनेरियो को हमने बोल दिया प्रोटोप्लाज्म। फ्रेंड्स, अब हमारी जो अर्थ है तो इसके अंदर में क्या दिख रहा है, हमें नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखती हैं और हमें लिविंग थिंग्स भी दिखती हैं। ठीक है, अब लिविंग चीज़ों की बात करें। अब लिविंग चीज़ों में क्या, आप बोलोगे कि अब ह्यूमन बींग्स हो गए लिविंग चीज़ों में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। अब हम इन सब की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम इनको एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, हमको इंडिविजुअली इनको पढ़ना पड़ेगा। अब क्या कि हमको अगर इनके पैटर्न की स्टडी करनी है तो हमको इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा। देखो, चाहे प्लांट हो वो एनिमल से अलग दिखेगा और एनिमल हो वो प्लांट से अलग दिखेगा, लेकिन दोनों क्या हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं हमारी अर्थ में वो एक दूसरे से रिलेटेड तो होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे मतलब एक जैसे दिखते नहीं हैं, इंडिविजुअली अपने अलग अलग होते हैं। बट तब भी हम उस जो है वो मोनेरा में आ गए, कुछ प्रोटिस्टा में आ गए, कुछ फंजाई में आ गए, कुछ प्लांटी में आ गए, कुछ एनिमलिया में आ गए। ये हमारी अर्थ में रहते हैं, मतलब ऑक्यूपाइड होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मैंने कहा कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो कैसे बनी रहती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि यूनिट किससे मिलकर के बनी हुई होती है, छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर के बनी हुई होती है। या एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पकड़ लिया, इस यूनिट से आपकी बॉडी बनेगी, मतलब इसी यूनिट से आपका होल बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा। आपको ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक, जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आता तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट वो यूनिट होती है जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, सेल क्या है, सेल एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। मतलब लैटिन में बोलेंगे हम तो सेल का ओवरऑल मतलब होता है लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा, मतलब एक
जस्ट लाइक अ बॉक्स थे। उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा होगा तो उन्हें एक दिखा होगा लाइक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए उन लोगों ने इसको बोल दिया लिटिल रूम। अब हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी का मतलब है सेल के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब एक तरीके से हम सेल के ऊपर पीएचडी कर लेंगे। अब हम इसको बोलेंगे, हम कुछ भी बोल सकते हैं, साइटोलॉजी बोल सकते हैं, सेल बायोलॉजी बोल सकते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, हम उसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे कि वो क्या क्या फंक्शन करती है, तक कैसा है, सेल में जो भी दिख रहा है हम उसके बारे में भी डीपली पढ़ेंगे। तो ये सब किसके अंदर आता है? ये सब साइटोलॉजी के अंदर ही आता है। देन फ्रेंड्स, हम साइटोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, विच इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल organizational, biochemical, physiological, genetical, pathological and evolutionary aspect of cell and its components। अब फ्रेंड्स, आप पूछोगे कि मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है? तो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नली, हम जब उसे देखते हैं, मतलब हम उसे बाहर से देखते हैं तो हम उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब कि सेल को कौन कौन से पार्ट बना रहे हैं, मतलब सेल को कौन कौन से ऑर्गन्स बना रहे हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल को बना रही है, बना रहा है, साइटोप्लाज्म बना रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स बना रहे हैं। बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ और रिएक्शंस तो चलती ही होंगी कि बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल है। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजिकल का मतलब मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई मस्कुलर मूवमेंट हो गया, कोई नर्वस मूवमेंट हो गया, नर्वस सिस्टम। तो किसी भी हम इन मॉर्फोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो ये कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है? सब चीज़ों की स्टार्टिंग इससे होती है, सेल से। जेनेटिकल का मतलब क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन का वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, उसे हम कहते हैं जेनेटिकल। तो हम कुछ भी चीज़ जो है वो गेन करते हैं, वो किससे गेन करते हैं? सेल के थ्रू ही गेन करते हैं, मतलब जेनेटिकल ही वो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। पैथोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ? कोई डिजीज़ हो गई है, अब आप स्क्रैच कर रहे हो अपनी बॉडी को और सेल को स्टडी करते हो, का मतलब क्या है कि शायद सेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब डिजीज़ है। क्या इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि पैथोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम है। इवोल्यूशनरी का मतलब पहले सेल ऐसा था, अब सेल ऐसा दिखता है, मतलब सेल का डेवलपमेंट ओवरऑल बोल सकते हैं कि होता रहता है। मतलब पहले उसके अंदर फीचर्स हमें कम दिखते थे, देन उसके अंदर नए नए फीचर्स आए। जैसे आप बोल सकते हो कि अब हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, तो जो मोबाइल है उसके पहले हम छोटे छोटे मोबाइल यूज़ करते थे, अब क्या कि नए नए फीचर्स आते रहते हैं फ़ोन में। तो मतलब ऐसे ही इन्वेंशन होते रहते हैं, मतलब इसको एक तरीके से हम इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसी हिसाब से सेल के अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं। ओवरऑल हम बोलेंगे कि सेल के बारे में पूरी पीएचडी करने का मतलब होता है साइटोलॉजी। फ्रेंड्स, बहुत सारे साइंटिस्ट पढ़ने से पहले तो उन्होंने अपना डेफिनेशन को दिया था सेल को लेकर। सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टाइम स्पेंड किया था सेल की डिस्कवरी के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स सेल क्या है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। फंडामेंटल का हो, बेसिक का हो, एक ही बात है। तो फ्रेंड्स, अब आपको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करनी है तो हमको सेल की नॉलेज के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो हमें अप टू डेट रहना चाहिए कि सेल जो है वो क्या क्या बना रहा है, उसकी डिस्कवरी किसने की। अब ये जो चैप्टर है वो बेसिक चैप्टर है, अभी हमने इसको कंप्लीट अच्छे से कवर कर लिया, तो हमें आगे जाकर जो भी नए चैप्टर्स आएंगे, न्यू चैप्टर्स आएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 10th में भी जाएंगे तो उसके अंदर भी हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज फ्रेंड सारे जो चैप्टर हैं वो सेल से ही इंटर रिलेटेड है। तो सेल्स जो है वो क्या बेसिक एक टर्म है और बेसिक चैप्टर है जो आप सबको पढ़ना है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कवरी ऑफ द सेल पर आते हैं। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे तो ईयर वाइज ईयर जो है डिस्कवरी हुई है सेल की। कोई भी साइंटिस्ट जो है एक तरीके से चुप नहीं बैठा। पहले एक साइंटिस्ट आया, फिर उन्हीं ने दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया कि जो पहले जिस साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी की थी, मतलब उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया था, उसको आगे जा कर के मतलब बढ़ावा दे दिया उसका। मतलब आप देखोगे कि देखो 1665 में सबसे पहले डिस्कवरी हुई, फिर 1674 में, देन 1831 में, देन 1839 में, 1866, 1838, 1855, मतलब हर
ईयर वाइज ईयर जो है वो सेल की स्टडी होती रही है। मतलब नए नए साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बताते रहे हैं सेल के बारे में कि सेल के अंदर ये होता है, सेल के अंदर ये फीचर्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल वाले टॉपिक में। नाउ फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की जो है डिस्कवरी की थी सबसे पहला 1665 में। तो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था डिस्कवरी ऑफ द सेल में। ओवरऑल तो इन सारे साइंटिस्ट ने सेल के बारे में बताया था, लेकिन इनिशिएट किसने किया था सेल की डिस्कवरी को और सेल को? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इन्होंने ये सोचा कि सेल एक्चुअली क्या होता है, कि ये लिविंग थिंग है या फिर डेड है। तो इन्होंने इसकी डीप स्टडी की। अब इन्होंने तो अपनी डिस्कवरी स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए थे? एंटनी वॉन लीeuwenhoek 1674 में, फिर आए रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, फिर जेई परकिंजे 1839 में, देन हैकेल आए थे 1866 में, देन श्लाइडर एंड श्वाना 1838 और 1839 में, देन रुडोल्फ विर्चोव जो आए थे 1855 में। नाउ हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने कैसे सेल को इनिशिएट किया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि एक खुद से ही एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया जो कि बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव था। उन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप तो बनाया, तो कैसे बनाया? कुछ तो फैसिलिटीज़ होंगी इनके पास। क्या सोचा कि अब ये चीज़ है वो मेरी नेकेड आई से तो मुझे नज़र नहीं आ रही, तो हमको कुछ ऐसा इन्वेंट करना चाहिए, बनाना चाहिए। लाइक माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था। तो वो इसीलिए बनाया था क्योंकि वो जो सेल है वो नेकेड आई से तो दिखती नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब हम माइक्रोस्कोप बनाते हैं तो हम सेल के बारे में पढ़ लूँगा, डिस्कवरी कर लूँगा। इन्होंने क्या किया? सेल को डिस्कवर किया, उसको नाम दिया। अब पूछोगे कि मैम ये जो है इन्होंने मतलब सेल की डिस्कवरी जो है वो कैसे की थी? तो इन्होंने मतलब किस चीज़ के अंदर सेल को सबसे पहली बार देखा था? अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। इन्होंने क्या किया था, जो ट्री होता है ना, तो ट्री का जो बार्क होता है, मतलब मोटा जो तना होता है जिसको हम स्टेम भी कहते हैं, उसको क्या किया इन्होंने? इसको स्क्रैच किया। कॉर्क जो होती है वो कहाँ से आती है? बार्क ऑफ द ट्री से आती है। तो उन्होंने बॉटल की कॉर्क जो थी उसको, उसके थिन स्लाइस को एग्जामिन किया था अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। अब हम कॉर्क और कहाँ से ले सकते हैं? जैसे बॉटल का ढक्कन जो होता है, तो जो बॉटल का ढक्कन होता है वो भी कॉर्क से मिलकर के बना हुआ होता है। बॉटल का ढक्कन है वो किससे बना हुआ होता है? बना हुआ होता है कॉर्क से। तो जो एक कॉर्क है वो एक सब्सटेंस है। एक कॉर्क जो है वो कहाँ से आता है? एक पेड़ के तने, मतलब पेड़ के स्टेम से आता है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि जो यही कॉर्क जो है, जो उन्होंने ट्री के स्टेम से लिया था, तो उन्होंने क्या किया? इसकी एक थिन स्लाइस काट ली। फिर क्या किया इन्होंने? अपनी सेल्फ डिज़ाइन, जो क्या था, मोस्ट प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंडर उसे स्टडी किया। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उन्हें छोटे छोटे रूम्स दिखे, मतलब छोटे छोटे ब्लैंक स्ट्रक्चर टाइप दिखे। रूम क्या थे? ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इनको क्या लगा कि ये तो एक ऐसा मतलब जाल जैसा दिख रहा है एक। तो उन्होंने सोचा कि ये तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है। हनीकॉम्ब का मतलब मधुमक्खी का छत्ता। फ्रेंड्स, हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है? वो एक लाइक छोटे छोटे रूम से मिलकर के तो बना होता है। आप सबने हनीकॉम्ब तो देखा ही होगा। उन्होंने भी यही एग्जामिन किया कि मुझे छोटे छोटे लिटिल रूम्स जो है नज़र आ रहे हैं, जो हनीकॉम्ब की तरह दिख रहे हैं। तो उन्होंने उसकी ओवरऑल उसको एग्जामिन किया। तो उन्होंने देखा कि हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर के जैसा ये सेल क्यों नज़र आ रहा है। तो मतलब उन्होंने क्या देखा कि जो ये एक एक बॉक्स है, मतलब एक एक सेल है, तो इसके अंदर जो ये बॉक्स है, मतलब बॉक्स के लाइक कंपार्टमेंट इनको नज़र आए जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे देखा होगा और उनको किस टाइप का दिखा होगा। तो जो ये डायग्राम में नज़र आ रहा है ये एक सिंगल कंपार्टमेंट है। तो ये सिंगल कंपार्टमेंट एक हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर दे रहे हैं। फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने जो भी स्टडी की थी सेल को लेके, तो उन्होंने इसको सिक्योर करने के लिए क्या किया था? मतलब उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर बाई चांस मैं बाद में नहीं रहूँगा तो मतलब ये जो मैंने स्टडी की है वो कहाँ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक बुक लिखी और उस बुक को नाम क्या दिया? माइक्रोग्राफिया। फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया कि अपनी मतलब जो भी बात इन्होंने बोली तो उसको एक रिटन फॉर्म में सिक्योर कर दिया। तो सारी जो सेल का स्ट्रक्चर पैटर्न वगैरह जो उन्होंने देखा था वो सब जो भी ओवरऑल था तो वो अपनी बुक जो थी माइक्रोग्राफिया उसके अंदर लिख दिया। बट फ्रेंड्स, एक्चुअली जो रॉबर्ट हुक ने
एग्ज़ामिन किया था और डिस्कवर किया था वो लिविंग सेल नहीं थे, वो क्या थे, डेड सेल थे। मतलब वो कॉर्क की सेल वॉल थी विच इज़ डेड, विच इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल। फ्रेंड्स, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल की डिस्कवरी की थी, तो आप क्या बोलोगे, डेड सेल। और किससे की थी, कॉर्क से। किसके अंदर की थी, सेल वॉल। किसके फॉर्म में की थी कि उन्होंने क्या देखा था, सेल वॉल देखी थी। तो अब फ्रेंड्स आप पूछोगे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी वो सबसे पहले किसने की थी, एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल देखी थी। तो जो डेड सेल होती हैं, तो अब हम उसको डेड कैसे कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर डेड प्रोटोप्लाज्म होता है। और लिविंग सेल को हम लिविंग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। तो हमने वो पहले ही पढ़ लिया है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है कि वो क्या होता है, लिविंग सब्सटेंस होता है। तो हम प्रोटोप्लाज्म के मतलब बेसिस पर ही उसको लिविंग और डेड बोलते हैं। तो अगर किसी के अंदर लिविंग प्रोटोप्लाज्म है तो उसे लिविंग सेल बोलेंगे, अगर डेड प्रोटोप्लाज्म है तो हम उसे डेड सेल बोलेंगे, जैसे सेल वॉल। तो फ्रेंड्स, अब आपसे कोई पूछे क्वेश्चन कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था, तो आप आंसर क्या करेंगे, एंटनी वॉन लीeuwenhoek। यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की। ना फ्रेंड्स, अब आप पूछेंगे कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी, तो द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज बिल्ड बाय द जैकेरियस जेनसन। देन इसको मॉडिफाइड किसने किया था, वो तो मतलब सबसे प्रिमिटिव था। देन उसको मॉडिफाइड किया था गैलीलियो ने। फिर उसके बाद रॉबर्ट हुक ने अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप तो बनाया ही था, जिससे उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा था प्लांट्स का। हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करेंगे, जो है रॉबर्ट ब्राउन। फ्रेंड्स, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। किस में किया था, ऑर्किड रूट की सेल्स में। देन फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो वो पूछे जाते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, हम पढ़ चुके हैं, एंटनी वॉन लीeuwenhoek। और न्यूक्लियस की स्टडी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो फ्रेंड्स, आप याद कैसे रख सकते हैं उसको, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो ब्राउन कलर का दिखता होगा, तो मतलब हम उसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो ये याद करने का एक तरीका है। तो ऐसे भी आप इसे याद रख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो लाइक ब्राउन कलर का दिखता है, तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। नाउ फ्रेंड्स, ड्यूजार्डिन, अनदर इम्पोर्टेंट नेम। इन्होंने क्या किया था, ड्यूजार्डिन डिस्कवर्ड द लिविंग सेमी फ्लूइड सबस्टेंस ऑफ सेल्स विच वाज नेम्ड सारकोट। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सारकोट जो टर्म था वो किसने दिया था, तो आप क्या बोलोगे, ड्यूजार्डिन। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सारकोट टर्म दिया था। तो सारकोट क्या होता है, इट इज़ द लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देन उसके बाद आए थे परकिंजे। तो परकिंजे ने इसी सारकोट को रीनेम किया था, तो उन्होंने इसको बोला था प्रोटोप्लास्ट, जो कि आज हम उसको प्रोटोप्लास्ट ही बोलते हैं। मतलब परकिंजे ने फाइनली उसको टचअप दिया था, जो था प्रोटोप्लाज्म। तो फ्रेंड्स, आपको याद है कि आपने परकिंजे के बारे में और कहाँ पढ़ा है, तो सेरिबेलम में भी परकिंजे सेल्स मिलते हैं। परकिंजे सेल्स क्या होते हैं, इट इज़ द हाईली कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन विच इज़ प्रेजेंट इन द सेरिबेलम। और जैसे आप परकिंजे वर्ड सुनते हैं तो आपको क्या याद आता है, परकिंजे फाइबर्स। फ्रेंड्स, अब आप पूछोगे कि परकिंजे फाइबर्स कहाँ मिलते हैं, परकिंजे फाइबर्स हमें मिलते हैं हार्ट में। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि हार्ट में क्या क्या मिलता है, ऐसे नोड, एवी नोड, परकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ोगे, स्टडी करोगे, लाइक 11th एंड 12th में। हाँ फ्रेंड्स, अब आपके बुक में एक्सपेरिमेंट दे रखा होगा कि जो मतलब सेल है वो कहाँ से, मतलब उसको कैसे उसको हम देखेंगे, एग्ज़ामिन करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक में एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, वॉच दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।